किशनपुर नाम के गांव में राहुल अपने परिवार के साथ रहता था। राहुल के पापा जौहरी और उसकी माँ घर के काम किया करती थी। राहुल का अपने घर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। राहुल की दशा को देखकर उसके माँ बाप हमेशा दुखी रहते। मुझे राहुल की बहुत चिंता सताती है। पता नहीं कब सुधरेगा। हमेशा खेल कूद में लगा रहता है। पढ़ाई और काम पर बिल्कुल इसका मन नहीं लगता। मैंने तो उसे कितनी बार समझाया है, अगर पढ़ाई पर मन नहीं लगता तो कुछ और काम सीख ले, बहुत काम आएगा। लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ा है। पहले वो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी चिंता मुझे सताए जा रही है। कुछ समय बीत गया। राहुल के पापा की तबीयत खराब हो गई। धीरे धीरे ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन के बाद घर पर आर्थिक संकट आ गई। राहुल, हमें ही अब घर चलाना पड़ेगा। इस संकट से निकलकर हमें ही आगे बढ़ना होगा। राहुल अपने घर की स्थिति देखकर बहुत मायूस रहने लगा। कुछ दिन बीत गए। राहुल की 10वीं की परीक्षा हो गई थी। रिजल्ट आने में अभी वक्त था और घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा राहुल, तुम्हारी 3 महीने की छुट्टी हो गई है। क्यों ना तुम कहीं जाकर 2 पैसे कमा आओ। इससे तुम कुछ सीख भी लोगे और घर का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तुमने ठीक कहा माँ, मैं भी यही बातें सोच रहा था, लेकिन मैं करूँगा क्या? राहुल इतना कहकर काम की तलाश में गांव में घूमने लगता है और एक किताब की दुकान पर जा पहुंचता है। भैया, आपके इस दुकान पर कोई नौकरी है? मैं पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ। फिलहाल हमारे यहाँ कोई नौकरी नहीं है। तुम कहीं और जाकर ढूंढ लो। राहुल ने पूरे बाजार भर के दुकानों में जाकर देखा, लेकिन उसे कहीं पर कोई नौकरी नहीं मिली और थक हार कर वो घर वापस चला आया। जब वो घर आया तो उसकी माँ ने उसे नौकरी के बारे में पूछा। कैसा गया दिन बेटा? कोई सफलता मिली? पूरा गांव देख लिया माँ, पर कहीं नौकरी नहीं मिली। कल शहर जाकर ढूंढूंगा, शायद कुछ मिल जाए। माँ से राहुल की परेशानी देखी नहीं गई और उन्होंने कहा, कुछ दिनों तक कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी परीक्षा कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। कुछ दिन तुम आराम करो। कुछ दिन की व्यवस्था के बारे में मैंने सोचा है। हमारा गुजारा कैसे होगा? हम खाएंगे क्या? कहाँ से आएगा राशन और खाना? तभी माँ घर के अंदर जाकर एक कीमती हार लेकर आती है और कहती है, राहुल बेटा, ये एक हार है हमारे पास। इसे तुम जाकर अपने चाचा गिरधारी लाल के पास बेच आओ। इससे हमारे घर का कुछ दिन का राशन आ जाएगा और तुम्हारे शहर जाकर नौकरी ढूंढने तक समाधान निकल जाएगा। राहुल ने माँ की बात मानी और अपने जौहरी चाचा गिरधारी लाल के पास चला गया। वहाँ जाकर अपने जौहरी चाचा के सामने राहुल ने हार रख दिया और कहा, नमस्ते चाचा जी, ये हार मुझे माँ ने आपके यहाँ बेचने के लिए कहा है। अरे आओ राहुल बेटा, कैसे हो? जरा मुझे दिखाओ हार। ये लीजिए चाचा जी। गिरधारी लाल राहुल से हार लेता है और कहता है, बेटा, फिलहाल धंधा मंदा है, तुम इसे अभी मत बेचो। जब समय आ जाएगा तब बेच देना। रही बात तुम्हारे नौकरी की, तो तुम मेरे यहाँ काम कर सकते हो। मैं सिखा दूंगा तुम्हें। वैसे भी मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है। मैं तो असली और नकली केसर में भी फर्क नहीं समझता, तो मैं जेवर का काम कैसे कर पाऊंगा? तुम उसकी चिंता मत करो। इस बारे में घर जाकर बात करो और मुझे बताओ। मैं तुम्हें मुझसे भी बड़ा जौहरी बनाऊंगा। राहुल घर जाकर सारी बातें अपनी माँ को बताता है और सुनते ही उसकी माँ राहुल की नौकरी के लिए मान जाती है। राहुल अगले ही दिन अपने चाचा के यहाँ नौकरी करने चला जाता है। सबसे पहले मैं तुम्हें हीरे और सोने की असली परख करना सिखाऊंगा। जी चाचा जी। चाचा जी, मैं बहुत अच्छे से मन लगाकर काम सीखूंगा।
धीरे धीरे समय बीत गया। राहुल अपने चाचा से बड़ा जौहरी बन गया। लोग दूर दूर से अपने गहने राहुल से बनवाने के लिए आने लगे और इसी वजह से राहुल के घर की स्थिति भी ठीक हो गई। राहुल अपना काम मन लगाकर किया करता था और घर जाकर अपनी माँ की सेवा भी करता। एक दिन दुकान पर एक आदमी आया। जी कोई है? मुझे मेरी धर्मपत्नी के लिए गहने बनवाने हैं। मैंने बहुत नाम सुना है इस दुकान का। जी आया, कहिए, मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। हमने सुना है कि इस दुकान पर एक बहुत ही पक्का जौहरी बैठा है जिसकी नजर कौवे से भी तेज है। जी मैं हूँ वो। कहिए क्या करवाना है? आदमी एक कीमती हीरा राहुल को देता है। तुम मुझे ये बता दो कि ये हीरा कहाँ का है और इसकी कीमत कितनी होगी। राहुल ने उस हीरे को हाथ में लेकर तुरंत बता दिया कि वो हीरा नहीं है बल्कि एक कांच का तराशा हुआ टुकड़ा है। भाई साहब, ये जो हीरा आप मुझे दे रहे हैं ये नकली है। ये तो बस कांच का एक टुकड़ा है। ये क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुम्हें गलतफहमी तो नहीं हो रही? भाई साहब, आप इस नकली हीरे को कहीं भी लेकर चले जाइए, आपको यही जवाब मिलेगा। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। समय के साथ राहुल बहुत बड़ा जौहरी बन चुका होता है। कुछ ही दिन बाद राहुल की माँ बहुत बीमार हो जाती है। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें खून की कमी होती है। राहुल जी, आपको जल्दी से पैसों का इंतजाम करना होगा। हमें खून की सख्त जरूरत है वरना बहुत देर हो जाएगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से खून चढ़ाने की व्यवस्था कीजिए। मैं पैसे लेकर तुरंत आ जाऊंगा। नर्स की बात सुनकर राहुल अपने घर जाकर पैसों की व्यवस्था करने लगता है। घर जाकर वो तिजोरी से पैसे और गहने निकाल लेता है। तिजोरी से गहने निकालते वक्त उसके हाथ माँ की वो पुरानी वाली हार लग जाती है। अरे, ये तो वही कीमती हार है। इसे मैं चेक कर लेता हूँ, शायद और पैसों की मदद हो जाए। राहुल जैसे ही उस कीमती हार को अपने हाथों में उठाता है, वो देखकर ही समझ जाता है कि ये हार नकली है और हताश होकर अपने गुरु चाचा के पास चला जाता है। चाचा जी, ये हार तो नकली है। उस वक्त मैं इस नकली हार को आपके पास बेचने आया था। उस वक्त मैंने इस हार की असलियत तुम्हें इसलिए नहीं बताई ताकि तुम्हें ये ना लगे कि तुम्हारे गलत समय पर मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हें इसलिए अपने पास काम पर रखा मैंने। तुम्हें मुझसे भी बड़ा जौहरी बना दिया। अपने चाचा की बात सुनकर ही राहुल अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताया। चाचा ने राहुल को कुछ पैसे देकर उसकी सहायता की। राहुल और गिरधारी लाल दोनों पैसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और राहुल अपनी माँ का इलाज बहुत अच्छे से कराता है। उसके बाद सभी सुखी सुखी अपना जीवन बिताने लगते हैं। रामगढ़ के गरीब किसान मिथुन की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे। मिथुन की पत्नी रानी हमेशा दुखी रहती थी कि उनकी कोई संतान नहीं है। फिर एक दिन मिथुन और रानी ने उनके गांव के नाग देवता से प्रार्थना की। हे नाग देवता, मेरी सूनी कोख भर दीजिए। दोनों ने नाग देवता से प्रार्थना की और फिर नाग देवता को दूध भी चढ़ाया और फिर नाग देवता की कृपा हुई। शादी के इतने वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन जब उनका पुत्र हुआ तो पूरा गांव चौंक गया क्योंकि वो एक सांप का बच्चा था। गांव वालों ने मिथुन को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो उस सांप से छुटकारा पाले, लेकिन मिथुन और रानी अपने बच्चे को नाग देवता का आशीर्वाद मानकर पालने लगे। देखते ही देखते 20 वर्ष पूरे हुए और अब रानी को एक चिंता सताने लगी। अब क्या हुआ तुम्हें?
अब तो सब कुछ ठीक है। हाँ, सब ठीक ही है। हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, उसका क्या? अब उसका क्या कर सकते हैं? मैं उसकी शादी की बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे बेटे से शादी करेगा कौन? कोई ना कोई तो जरूर होगी। और अब मिथुन अपने बेटे के लिए दुल्हन की खोज में निकल पड़ा। महाराज, मेरा बेटा एक नाग है जो नाग देवता के आशीर्वाद से पैदा हुआ है। क्या आप मुझे उसके लिए उचित दुल्हन ढूंढने में मदद कर सकते हैं? एक नाग से विवाह सिर्फ नाग जाति के कबीले वाले ही कर सकते हैं। वो कबीला उत्तरी दिशा के जंगल में रहता है। मिथुन कबीले की खोज में चल पड़ा। उत्तरी जंगल में उसे वो कबीला दिखा और कबीले के सरदार से मिथुन ने बात की। तो ये बात है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ करने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसी कबीले में मिथुन और रानी के सामने उनके बेटे नागेश और नीलिमा की शादी हो गई। शादी के बाद नीलिमा और नागेश मिथुन के घर में रहने लगे। एक पूर्णिमा की रात नागेश ने अपना नाग रूप छोड़ा और वो एक सुंदर युवक बन गया। ये देख नीलिमा चौंक गई। हे भगवान, अभी ससुर जी और सासू माँ को बताती हूँ। नीलिमा, उन्हें कुछ मत बताओ, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब से हर रात नागेश इंसानी रूप में आ जाया करता था और नीलिमा और मिथुन बहुत सी बातें किया करते थे। एक रात मिथुन को कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने खिड़की से देखा तो नागेश नाग से एक इंसान बन गया था। वो चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपनी पत्नी के पास गया। रानी उठो, जल्दी उठो। मिथुन ने रानी को अपना बेटा दिखाया। हाँ, ये तो एक युवक है। हाँ, अब तुम यहीं रुको। मिथुन चुपचाप कमरे में गया और उसने वो सांप की खाल उठाई और उसे आग लगा दी। पिताजी धन्यवाद, आपने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं कभी भी सांप के रूप में नहीं लौटूंगा। मेरा श्राप टूट गया। रानी ने अपने बेटे को गले लगाया और इस दिन के बाद उनका परिवार हमेशा खुश रहा। दो सपेरे थे, कात्या और रघु। वो दिन भर जंगल में सांप पकड़ते थे। दोनों दिलेर थे। सांप पकड़कर वो दोनों उनका जहर निकालकर दवाई बनाने वाली कंपनी को बेचकर सांप को वापस जंगल में छोड़ दिया करते थे। इस व्यापार के कारण दोनों की जिंदगी अच्छी चल रही थी। एक दिन कात्या जंगल में सांपों को तलाश रहा था। तभी उसकी नजर एक अनोखे सुनहरे सांप की पूंछ पर पड़ी। कात्या ने झाड़ियों में उस सांप का पीछा किया और जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने सांप को दबोच लिया और उसे अपने पिटारे में बंद कर दिया। रोज की तरह वो अपने रास्ते जा रहा था कि उसके सामने एक और बड़ा सा सुनहरा सांप आया और वो सुनहरा सांप फन फैलाकर
कात्या के सामने ही बैठ गया। तुमने मेरे बेटे को क्यों पकड़ा? सांप को बोलता सुन कात्या के तो होश ही उड़ गए। वो अपनी आंखें मसलने लगा। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई सांप हूँ और जिसे तुमने पकड़ा है वो मेरा बेटा है। जादुई सांप? तुम क्यों हंस रहे हो? अगर तुम जादुई हो तो यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं और मेरा परिवार इसी जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम अब ये बताओ कि मेरे बेटे को आजाद करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे क्या दे सकते हो? उस सुनहरे जादुई सांप की मणि चमकी और कात्या के सामने एक हीरे मोतियों से भरा घड़ा आ गया। ये देखकर कात्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने वो पिटारा वहीं रख दिया और हीरे मोतियों से भरा घड़ा ले लिया और जादुई सांप के बेटे को आजाद कर दिया। कात्या को घर की ओर आते वक्त उसके दोस्त रघु ने देखा कि कात्या की झोली से एक हीरा गिरा और फिर रघु ने कात्या का पीछा किया। कात्या घर गया और उसने अपनी पत्नी को वो हीरे मोती से भरा घड़ा दिखाया और उसे पूरी कहानी बताई। हीरे मोतियों से भरा घड़ा देखकर रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी रघु ने सोच लिया कि उसे भी वैसा ही हीरे मोतियों वाला घड़ा चाहिए। उसके बाद वो हर रोज जंगल में जादुई सांप की तलाश करने लगा। आखिर एक दिन रघु को एक सुनहरे सांप की पूंछ दिखी, लेकिन जैसे ही उसने वो पूंछ को खींचा तो एक बड़े से सांप ने अपना मुंह खोला। इतना बड़ा सांप देखकर रघु भयभीत हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा और जादुई सांप रघु का पीछा करने लगा। भागते भागते रघु अपने घर पहुँचा और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे बाप, आज तो मर ही जाता। मुझे नहीं चाहिए हीरे मोती, जान बची तो लाखों पाए। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता।